नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट, मतलब कि जिन लोगों में हार्ट के नलियों में रुकावट है या जिन लोगों में स्टेंट डल चुका है या फिर जो लोग बाईपास के पेशेंट हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट कहलाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो 3 पिलर्स हैं, मतलब कि 3 Ds, ड्रग्स, डेली रूटीन और डाइट, इनका महत्व मैं बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में कि दीज आर द 3 पिलर्स जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट में हमको इनका बैलेंस बना के रखना होता है। तो आज हम बात करेंगे जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या मेडिकेशंस मरीज को लेनी है और मेडिकेशंस लेने पे या ना लेने पे क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। तो अगर हम दवाइयों के बारे में बात करें, सबसे पहले जब मरीज को बताया जाता है कि आपको ये दवाइयां लेनी है, मरीज पूछता है कब तक लेनी है, हम बताते हैं कि पूरी जिंदगी लेनी है। तो कहीं ना कहीं मरीज के जो दिमाग में ये रहता है कि पूरी जिंदगी दवाई लेना ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसमें एक साइकेट्री में, साइकोलॉजी में एक टर्म है पिल शेमिंग। मरीज को बोझ हो जाता है पूरे पूरे उसके लाइफ के लिए, उसके ऊपर एक टैग लग गया कि अब उसको मेडिकेशन लेनी है, पूरा साइकोलॉजिकल बर्डन हो गया। तो इसके लिए मैं एक बात मैं अपने मरीजों से बोलता हूँ कि जैसे जब आप पैदा हुए तो आपको 3 टाइम खाना खाना था, ये आपको किसी ने नहीं बताया, और खाना भी इतना सारा खाना है, आधे आधे घंटे खाना है, तो ताकि आप अपनी लाइफ को गुजार सकें। तो ये जो है बस एक, जैसे जैसे आपकी जो बॉडी है वो पुरानी हो रही है, वैसे वैसे आपको कुछ एक सहारों की जरूरत है, तो वो हेल्प करती हैं आपकी डिजीज में। इसलिए दवाइयों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अगर आप दवाइयां लेना अगर बंद कर देते हैं तो जो स्टेंट डाला है वो बंद हो सकता है। अगर आपके नलियों में सिर्फ रुकावट है, अगर वो फट गई, जो नली में जो प्लाक बना हुआ है आप इसमें देख सकते हैं, ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, इसमें धीरे धीरे ये एक प्लाक बनना डेवलप हुआ, ये नस जो है 70% से ज्यादा दब गई। अगर ये फट गई, ये वाला प्लाक फट गया, तो ये हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। उससे हार्ट में तुरंत जो उसकी मांसपेशियां हैं उसमें नुकसान हो सकता है। तो दवाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पिलर है ड्रग्स, आज हम उस पर बात करेंगे। पहली दवा जो लिखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट वो होती है एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट मतलब खून पतला करने वाली दवाइयां। खून पतला करने वाली दवाइयों सबसे पहले आती है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन की जो डोज है वो सामान्यतः 81 to 325 रिकमेंडेड डोज है। तो ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो इंडिया में 75 to 150 मिलीग्राम एस्प्रिन चलाते हैं डोज में। नुकसान क्या हो सकते हैं एस्प्रिन के? एस्प्रिन से कुछ लोग को एलर्जी होती है, कुछ लोग में गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, मतलब कि मरीज कंप्लेन करता है कि गैस्ट्राइटिस हो रही है, छाती में जलन होती है, और ये इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ एक मरीजों में छोटे छोटे निशान पड़ सकते हैं, जो मरून कलर के निशान होते हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के निशान होते हैं, तो वो निशान पड़ सकते हैं। खून पतला करने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट होता है। कुछ लोग जिनमें नक्सीर फूटने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, जिनके नक्सीर फूटती रहती है, उनमें ब्लीडिंग हो सकती है। उसी तरीके से दूसरी ड्रग होती है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल भी खून पतला करने के लिए दी जाती है। जो रिकमेंडेड डोज है वो 75 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल की डोज है। तीसरी ड्रग है टिकाग्रेलर, वो भी खून पतला करने वाली है। ऐसी प्रेसुग्रेल है। टिकाग्रेलर जो लोग लेते हैं उनमें खास ये चीज देखी जाती है कि दवाई लेने के 20 मिनट से करीब 1.5 घंटे के अंतराल में उनको सांस लेने में थोड़ी असुविधा होने लगती है। तो ये सारी जानकारियां जो है मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा होता है तो दवाइयों को एकदम से छोड़ना नहीं, डॉक्टर से परामर्श लीजिए और बात करिए कि इसकी डोज को कैसे ऑल्टर करके, दवाइयां चेंज करके हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। दूसरी जो मुख्य दवा है वो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, जिसमें मेनली स्टेटिन्स आती हैं। आपको एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन वगैरह आपकी दवाइयां चल रही होंगी। इन दवाइयों का, स्टेटिन्स का साइड इफेक्ट ये होता है कि मरीज बोलता है कि हाथों पैरों मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो मांसपेशियों में सूजन आना इन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ मरीजों में ये साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर को तुरंत बताइए, दवा बंद नहीं करनी। ये 2 दवाइयां सबसे क्रिटिकल ड्रग्स हैं, मतलब खून पतला करने वाली और कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयां, ये किसी भी दशा में बंद नहीं होनी चाहिए ये दवाइयां। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने साथ ये दवाइयां लेके जाइए। अगर आपने पास इन दवाइयों की एक्स्ट्रा मेडिकेशन रखी, ये नहीं कि आज दवा खत्म हो गई, जैसे मरीज मेरे पास फोन आया कि आज अगर दवा नहीं ले तो चलेगा, तो कोई भी दवाइयों में गैप नहीं आना है। आप अपने साथ हमेशा ये एक्स्ट्रा दवाइयां आपको लेके चलनी है। इसके अलावा जो दवाइयां हैं
अच्छा, लिपिड्स का एक और टारगेट लेवल जो है, टारगेट लेवल जो लिपिड है, तो उसमें जो पेशेंट हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें 70 से कम जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो 70 से कम होना चाहिए, और वेरी हाई रिस्क में 55 से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, जो एलडीएल का लेवल है। कोलेस्ट्रॉल एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी अलग वैल्यू होती है। मैं बात कर रहा हूँ बैड कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल की। तो उसकी वैल्यू को 55 टू 70 के बीच हमें करीब ज्यादातर पेशेंट्स में रखना पड़ता है। इसके अलावा जो दवाइयां होती हैं वो होती हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल मतलब जो एंजाइना होता है, हार्ट का दर्द जो होता है उसको बोलते हैं एंजाइना। तो एंजाइना को कम करने वाली जो दवाइयां हैं उसमें नाइट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोकॉन्टिन। बहुत लोग एक शीशी में दवाई आती है नाइट्रोकॉन्टिन, नाइट्रोकॉन्टिन ले रहे होते हैं। तो नाइट्रेट्स के अलावा निकोरेंडिल है, या ट्राइमेटाजिडीन है, या रेनोलाजीन है, ये बीटा ब्लॉकर भी एंटी एंजाइनल की तरह वर्क करते हैं। नाइट्रेट्स के साथ और निकोरेंडिल के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि ये हेडेक कर सकती हैं। तो दवाइयां लेके अगर आपको हेडेक हो रहा है, रोज हो रहा है, तो ये नहीं कि दवाई एकदम से उठा के बंद कर दी। बोले कुछ लोग बोलते हैं वो सीजी वाली दवा खाते हैं तो ये एकदम से हमारे सर में दर्द होने लगता है, ये नुकसान कर रही दवा। तो नाइट्रेट्स में हेडेक बड़ा कॉमन है, खासकर इसकी एक नाइट्रेट्स की एक खास टाइमिंग होती है कि सुबह लेना है, सुबह 7-8 बजे लेना है, और दोपहर में लेना है 3-4 बजे के आसपास। 6 बजे के बाद शाम को नहीं लेना है, 6 बजे से पहले पहले लेना है, क्योंकि ये जो दवाई है ये हेडेक बहुत फ्रिक्वेंटली करवाती है। और अगर आप 6 बजे के बाद लेते हैं तो नींद भी नहीं आती फिर इसको लेने के बाद। तो ये दवाई अगर आप कोई भी दवाई अगर बंद कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें कि ये दवाई बंद कर लें हम। और अगर दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल की गोली आप, अगर हेडेक हो रहा है, पैरासीटामोल की गोली आप आराम से ले सकते हैं इन दवाइयों के साथ साथ। चौथी जो मुख्य इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है एंटी रीमॉडलिंग ड्रग्स। एंटी रीमॉडलिंग ड्रग्स में क्या क्या आती है? एस इनिबिटर है, एआरबीज हैं, आर्नी है, नया क्लास है। इसके अलावा स्पाइनोलेक्टोन है। तो ये पेशाब भी निकालने की दवा होती है, स्पाइनोलेक्टोन, एल्डेक्टोन नाम से आती है। तो अगर आप एस इनिबिटर ले रहे हैं तो एस इनिबिटर में करीब 15% लोगों में देखा गया ये खांसी करती है। खांसी करती है, डॉक्टर को दिखाते हैं, सांस वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, पता चलता है कि ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कफ ठीक नहीं हो रहा, तो एस इनिबिटर बंद कर देता है। तो अगर आपको दवा लेने पे खांसी हो रही है तो डॉक्टर को बताएं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, बताइए कि खांसी हो रही, सूखी खांसी हो रही है। तो कारण हो सकता है कि हर छठे आदमी में ऐसा ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स अगर पेशेंट ने नहीं बताया डॉक्टर को कि हमको अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है, तो कई सारे लोगों में हो सकता है कि अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है बीटा ब्लॉकर लेने से। तो कुछ एक दवाइयां होती हैं जो हम मिनिमम डोज पे लेके हम इसको सेटल कर सकते हैं, जो सांस के मरीज में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, या फिर बहुत ही मिनिमल डोज पे। हम ये बेसिकली दवाइयां इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हार्ट कमजोर होता है, हार्ट अटैक होता है, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो हार्ट फूलने लगता है, फैलने लगता है हार्ट। वो फैले ना और सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करे, रिमॉडलिंग ना हो पाए, उसके लिए हम दवाइयां दे रहे हैं। तो एस इनिबिटर हो गया, उसमें बीटा ब्लॉकर हो गया, और स्पाइनोलेक्टोन हो। तो ये 3 दवाइयां हो गई। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे बंद नहीं करनी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अब इतनी सारी दवाइयां लेने के बाद गैस्ट्राइटिस हो जाती है बहुत लोगों में, क्योंकि एस्पिरिन मैंने बताया कि गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमनली करती है। तो इसके लिए हम लोग गैस वाली दवा दे देते हैं पेंटाप्राजोल नाम से, या ज्यादातर पेंटाप्राजोल नाम से देते हैं, या रेबिप्राजोल भी दे सकते हैं। तो एक पेंटाप्राजोल हो गई। इसके अलावा मल्टीविटामिन का भी अहम रोल है, क्योंकि जो होमोसिस्टीन के जो लेवल हैं, होमोसिस्टीन के लेवल जो कि बड़े होने से भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट ही फोलिक एसिड और पायरोक्सिन है। तो हम ये दवाइयां एक मल्टीविटामिन होमोसिस्टीन के लेवल करा के दे सकते हैं, या ऐसे ही दे सकते हैं। 1-1.5 रुपए की गोली होती है, थोड़ा सा जो सप्लीमेंटेशन होता है, विटामिन का सप्लीमेंटेशन होता है, वो हो जाता है। तो अब ये दवाइयां हो गई जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट, सब पेशेंट्स में, सारे पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। पेशेंट के वेट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जितनी भी होती है प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी हाइपरटेंशन की, बीपी की दवा चल रही है, वो आपकी चलनी है, क्योंकि एंटी रिमॉडलिंग ड्रग्स जो हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव्स भी हैं। तो इसकी डोज को बढ़ा के भी हम, उसका डुअल फायदा हो जाता है, मतलब बीपी भी कंट्रोल हो रहा है और रिमॉडलिंग भी रुक रही है, दोनों तरफ से फायदा हो जाता है। बीटा ब्लॉकर भी ऐसे ही है, बीपी भी कंट्रोल कर रहा है थोड़ा, रिमॉडलिंग भी रोक रहा है। स्पाइनोलेक्टोन भी थोड़ा सा बीपी कंट्रोल करता है, थोड़ा सा आपका रिमॉडलिंग भी रोकता है। उसके अलावा जो डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल करना भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर गड़बड़ रहेगी तो फिर से आपको हार्ट अटैक आने की संभावना प्रबल हो जाती है। आपका एलडीएल आप अपना करवाते रहिए,
और दवाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। दवाइयाँ बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको नहीं छोड़नी है। एक एक्स्ट्रा जो अगर आपका ट्रेवल बैग है उसमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ मेडिकेशंस आप अपने पास रखिए, कहीं भी जाइए दवाइयाँ लेके जाइए। ये मान लीजिए कि ये जैसे आपका खाना आप नहीं भूलते हो ना, वैसे दवाइयाँ भी नहीं भूलनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी स्वस्थ रहें और दवाइयाँ लेते रहें। धन्यवाद। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं ताकि जो भी अगली वीडियो आपके तक पहुंच जाए। धन्यवाद।